यह तब की बात है जब मुंबई की अंडरवर्ल्ड की गद्दी पर हाजी मस्तान का राज ढलान पर था। उसी दौर में मुंबई की तंग गलियों से एक तूफान उठ रहा था। एक पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा जो ना किसी से डरता था और ना किसी के आगे झुकता था। सिर्फ 19 साल की उम्र में उस लड़के ने हाजी मस्तान जैसे कद्दावर डॉन को लूटने की प्लानिंग कर डाली। और यही नहीं, कुछ ही वक्त में उसने करीम लाला की पठान गैंग को खुली चुनौती दे दी। ये चुनौती कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि पठानों के साथ लड़ना मतलब मौत को गले लगाना। लेकिन उस लड़के ने यह लड़ाई सिर्फ छेड़ी ही नहीं, अपने खून से पूरी मुंबई की गलियों को गैंग वॉर से लाल भी कर दिया। इस जंग में उसका बड़ा भाई भी मारा गया, पर उसका दुख उसे कमजोर नहीं और ज्यादा बेरहम बना गया। भाई को मारा है ना, अब एक एक पठान की गिनती करूंगा, उसने अपने साथियों से कहा था। और फिर उसने वही किया। पठान गैंग के लोगों को एक एक करके ठिकाने लगाने लगा। यहां तक कि उसने करीम लाला के सगे भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। धीरे धीरे उसका नाम अंडरवर्ल्ड की गलियों से निकलकर पुलिस फाइलों में दर्ज होने लगा। अब वो सिर्फ एक गुंडा नहीं, एक ब्रांड बन चुका था, खौफ का ब्रांड। स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, रियल एस्टेट से लेकर मैच फिक्सिंग तक उसने हर धंधे में करोड़ों कमाए। बॉलीवुड की फिल्मों में ब्लैक मनी लगाई, प्रोड्यूसर और एक्टरों से खुलेआम हफ्ता वसूला। जो पैसा दे देते उनकी जान बचती थी, जो मना करते उनकी लाशें मिलती थी। पैसा नहीं दिया तो फिर शूटिंग कैंसिल नहीं, जिंदगी कैंसिल। ये डायलॉग उसके आदमी मजाक में बोलते, लेकिन सब समझते थे कि ये मजाक नहीं है। जैसे जैसे उसका डर बढ़ता गया, वैसे वैसे पुलिस की नजरें भी उस पर टेढ़ी होने लगी। और जब उसे लगा कि अब गिरफ्तारी दूर नहीं, तो वो चुपचाप इंडिया से भाग निकला। पहले दुबई और फिर पाकिस्तान। वहां रहकर भी उसने जो किया वो सिर्फ जुर्म नहीं, आतंक की परिभाषा बन गया। 1993 में मुंबई को दहलाने वाले सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड वही था। पूरे देश का दिल कांप उठा था उस दिन। उसका नेटवर्क सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के 15 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ था। ड्रग तस्करी, हथियारों की स्मगलिंग, टेरर फंडिंग और एक्सटॉर्शन, हर जुर्म का बादशाह। उसके खौफ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसे भारत, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है। उसके सिर पर $25 मिलियन का इनाम है। फोर्ब्स मैगजीन ने एक बार उसे दुनिया के सबसे वांटेड अपराधियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा था। और ये कहानी है दाऊद इब्राहिम कास्कर की। डोंगरी की गलियों से निकला वो लड़का जिसने गरीबी में पढ़ाई छोड़ी, छोटी मोटी चोरी से शुरुआत की और एक दिन पूरे अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। ड्रग लॉर्ड, अंडरवर्ल्ड डॉन और दुनिया का क्रेडिट टेररिस्ट, यही उसकी पहचान बन गई। पर यह कहानी किसी हीरो की नहीं, उस काले सच की है जो अब भी भारत के जख्मों में धड़क रहा है। साल 1955 की बात है। इब्राहिम कास्कर नाम का एक शख्स जो पेशे से हेड कांस्टेबल था, अपनी पत्नी अमीना बी के साथ एक दिन मशहूर सूफी संत निराले शाह बाबा के दरबार में पहुंचता है। बाबा ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे 6 बेटे होंगे और तुम्हारा दूसरा बेटा एक दिन बहुत नाम कमाएगा, बहुत पैसा भी। उस वक्त यह भविष्यवाणी एक दुआ की तरह लगी। कुछ ही महीनों बाद 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया दाऊद इब्राहिम कास्कर। इसके बाद इब्राहिम कास्कर अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई के डोंगरी इलाके में शिफ्ट हो गए। उस समय मुंबई में अंडरवर्ल्ड के 3 बड़े नामों की तूती बोलती थी, हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्धा राजन मुतलियार। एक हेड कांस्टेबल होने के बावजूद इब्राहिम कास्कर के इन तीनों से अच्छे संबंध थे, खासकर करीम लाला से। जब करीम लाला को दाऊद के जन्म की खबर मिली तो उसने इतनी खुशी जताई कि बाकायदा एक बड़ी दावत रखी। उसे क्या पता था कि जिस बच्चे के जन्म की खुशी में वो जश्न मना रहा है, वही बच्चा एक दिन उसका सबसे खतरनाक दुश्मन बनेगा। दाऊद के जन्म के बाद इब्राहिम कास्कर के कुल 11 बच्चे हुए। इतने बड़े परिवार का खर्च उठाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी इब्राहिम ने दाऊद की पढ़ाई को लेकर कभी समझौता नहीं किया। उन्हें बाबा की भविष्यवाणी पर पूरा भरोसा था। जहां बाकी बेटों को म्यूनिसिपैलिटी स्कूल और बेटियों को उर्दू मीडियम स्कूल में डाला गया, वहीं दाऊद का एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराया गया ताकि उसे अच्छी तालीम मिल सके। सब कुछ सामान्य चल रहा था।
लेकिन फिर साल 1966 में एक बड़ा झटका लगा। इब्राहिम कास्कर को एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस सुलझा न पाने की वजह से कुछ और पुलिसकर्मियों के साथ सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद परिवार की आर्थिक हालत इतनी बिगड़ गई कि कई बार खाना तक नसीब नहीं होता था। इन्हीं हालातों में दाऊद की पढ़ाई भी बीच में छूट गई। बचपन का ये टूटा सपना उसे हमेशा चुभता रहा, लेकिन वक्त ने उसे बगावत की राह पर धकेल दिया। इसी दौरान उसकी संगत कुछ लोकल लड़कों से हो गई जो चोरी, चकारी, ठगी जैसे छोटे मोटे जुर्म में शामिल थे। और फिर क्या था, महज 14 साल की उम्र में दाऊद ने पहली बार चोरी की, किसी की जेब से पैसे निकाले। लेकिन जब बात उसके पिता तक पहुंची तो उन्होंने उसे खूब पीटा। घर का नाम डुबा दिया तूने, ये सब क्या कर रहा है, पिता ने गुस्से में कहा था। लेकिन दाऊद की आंखों में सिर्फ एक सपना पल रहा था, बड़ा आदमी बनने का सपना, पैसे वाला, ताकतवर, मशहूर। धीरे धीरे वह उस दुनिया में और गहराई तक उतरता गया। दोस्तों के साथ मिलकर उसने मोहत्ता मार्केट में एक दुकान खोली, जहां वह विदेशी घड़ियों के नाम पर लोगों को ठगने लगा। छोटी मोटी ठगी से शुरुआत हुई, लेकिन उसका नाम लोकल गुंडों के बीच फैलने लगा। इसी बीच उसकी मुलाकात हुई बासु दादा नाम के एक लोकल डॉन से, जिसके गैंग में वो शामिल हो गया। कुछ वक्त तक दाऊद ने उसके लिए काम किया, लेकिन उसके इरादे उससे भी बड़े थे। एक दिन बासु दादा ने किसी बहस में दाऊद के पिता और उसके बड़े भाई शब्बीर की खुलेआम बेइज्जती कर दी। ये बात दाऊद को सीने में तीर की तरह लगी। जिसने मेरे बाप को बेइज्जत किया है, अब वो सड़कों पर दिखना नहीं चाहिए, दाऊद ने गुस्से में अपने दोस्तों से कहा था। और फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। दाऊद ने बासु दादा को खत्म करने की पूरी प्लानिंग की और एक एक करके उसके गिरोह को मिटा दिया। बासु दादा का साम्राज्य पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब दाऊद का नाम लोकल गुंडों की लिस्ट से निकलकर अंडरवर्ल्ड के गलियारों में गूंजने लगा था। एक नया चेहरा उभर रहा था जो गरीबी से निकला था, लेकिन अब सिर्फ ताकत और खौफ का भूखा था। 70 के दशक की शुरुआत में दाऊद इब्राहिम ने थोड़े समय के लिए हाजी मस्तान के लिए भी काम किया, लेकिन दिल से वो मस्तान को कभी इस शहर का असली हकदार नहीं मानता था। उसकी नजरों में मस्तान ने वो रास्ता चुना था जिसमें खून नहीं बहता था, जबकि दाऊद मानता था कि इस दुनिया में मुकाम ताकत से मिलता है और ताकत बिना खून के नहीं आती। हाजी मस्तान का अंडरवर्ल्ड से लेकर बॉलीवुड तक जो रुतबा था, वो दाऊद को अंदर ही अंदर चुभता था। उसे लगता था, अगर ये सब मस्तान को मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं। दाऊद को पता था कि अगर उसे इस दुनिया का बादशाह बनना है तो उसे सबसे बड़े खिलाड़ी से भिड़ना ही होगा, और यही सोचकर उसने मस्तान से भी टक्कर लेने की ठान ली। मौका उसे तब मिला जब हाजी मस्तान ने पठान गैंग से उसके 2 खास दोस्तों को पिटवा दिया। अब तो हिसाब बराबर होगा, और वो भी तगड़ा, दाऊद ने अपने साथियों से कहा। उसी वक्त उसे खबर मिली कि मस्तान की ब्लैक मनी से भरी एक अटैची, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए थी, मरीन लाइन से मालाबार हिल्स ले जाई जा रही है। दाऊद ने उसी अटैची को लूटने की प्लानिंग कर डाली। तब उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, लेकिन उसके हौसले उम्र से कहीं आगे थे। उसने रास्ते में गाड़ी रुकवाई और बिना किसी डर के अटैची छीन ली। लेकिन गलती यह हो गई कि वो रकम दरअसल मस्तान की नहीं, मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक की थी। यानी दाऊद ने सीधे बैंक लूट लिया था और पुलिस से पंगा ले लिया था। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, केस उस पुलिस टीम को सौंपा गया जिसमें उसका पिता इब्राहिम कास्कर भी शामिल था। जब उन्हें पता चला कि लूट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा है, तो वो एक पल को भी नहीं झिझके। उन्होंने खुद दाऊद की कॉलर पकड़ी, पुलिस बेल्ट से पीटा और थाने ले जाकर बड़े अफसरों के सामने उसके गुनाहों के लिए माफी मांगी। मैंने वर्दी की कसम खाई है, बेटा हो या कोई और, कानून से ऊपर नहीं, इब्राहिम कास्कर ने कहा। चूंकि पिता ने खुद सरेंडर करवाया था, दाऊद कुछ ही दिनों में बाहर आ गया। लेकिन न शर्म आई न पछतावा, बल्कि उसके इरादे अब और पक्के हो गए थे। अब उसका मकसद साफ था, इस शहर पर राज करना। 70 के दशक के आखिर तक दाऊद और उसके बड़े भाई शब्बीर ने खालिद पहलवान नाम के एक पुराने गुंडे के साथ मिलकर अपना गैंग बना लिया। यही गैंग बाद में डी कंपनी के नाम से कुख्यात हुआ। उधर हाजी मस्तान ने धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड से दूरी बनाकर राजनीति की राह पकड़ ली। मस्तान के हटने से दाऊद को एक खाली मैदान मिल गया। स्मगलिंग, गोल्ड ट्रेड, एक्सटॉर्शन और रियल एस्टेट जैसे धंधों में अब वो तेजी से पकड़ बनाने लगा। ये सब देखकर करीम लाला की हालत
खराब होने लगी। पहले जिन धंधों पर उसका कब्जा था, अब वहां डी कंपनी का झंडा लहराने लगा, और यही बना गैंग वॉर की वजह। मुंबई की गलियों में दिन दहाड़े गोलियां चलने लगी, लाशें गिरने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि समझौते के लिए खुद हाजी मस्तान को बीच में आना पड़ा। कुछ समय तक दोनों गैंग्स शांत रहे, पर ज्यादा दिन नहीं टिके। इसी बीच एक बार करीम लाला और उसके आदमियों ने दाऊद को पकड़ लिया और सरेआम उसकी पिटाई की। वो घटना दाऊद के लिए सिर्फ शारीरिक चोट नहीं थी, वो उसके आत्मसम्मान पर एक करारा तमाचा था। अब ये लड़ाई सिर्फ धंधे की नहीं, इज्जत की है, दाऊद ने अपने लोगों से कहा। उस दिन के बाद से डी कंपनी और पठान गैंग के बीच की जंग और भी खतरनाक हो गई। दोनों ओर से लोगों की जानें जाने लगी। गैंग वॉर अब सिर्फ क्राइम नहीं था, वो एक हिसाब किताब बन चुका था। 1981 आते आते दाऊद इब्राहिम की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसका गैंग अब पठानों पर भारी पड़ने लगा था। ये बात करीम लाला को हजम नहीं हुई। अपनी पकड़ दोबारा मजबूत करने के लिए उसने उस वक्त के एक और उभरते हुए डॉन मन्या सुरवे से हाथ मिला लिया और उसे एक सीधा सा काम सौंपा, दाऊद के बड़े भाई शब्बीर कास्कर को खत्म करना। मन्या सुरवे और उसके गुंडों ने मौका पाते ही 12 फरवरी 1981 को शब्बीर को मौत के घाट उतार दिया। जब दाऊद को अपने भाई की हत्या की खबर मिली तो वो अंदर से बुरी तरह टूट गया। उसके लिए अब यह कोई गैंग वॉर नहीं, एक निजी लड़ाई बन चुकी थी। इस बार उसने बदला लेने की ठान ली, और वो भी पुलिस के साथ मिलकर। दाऊद ने पुलिस को मन्या सुरवे और पठान गैंग की मूवमेंट्स की लगातार सटीक इनसाइड इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि एक एक करके पुलिस ने मन्या गैंग के लोगों को या तो अरेस्ट कर लिया या एनकाउंटर में खत्म कर दिया। कुछ तो डर के मारे खुद ही दाऊद के साथ जुड़ गए। और फिर एक दिन 1982 में मन्या सुरवे खुद एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। दाऊद का असली बदला अब भी बाकी था, करीम लाला से। तभी एक और घटना ने आग में घी डाल दिया। करीम लाला के भतीजे समद खान ने किसी मामूली बात पर दाऊद के भाई नूरा को सरेआम पीट दिया। दाऊद इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका और फिर 4 अक्टूबर 1984 को जैसे ही समद अपनी प्रेमिका शिल्पा से मिलकर उसके फ्लैट से निकला, दाऊद ने अली अंटुले, छोटा राजन और अब्दुल हमीद के साथ मिलकर समद पर 19 गोलियां बरसा दी। अब पता चलेगा खानदान से खेलने का अंजाम क्या होता है, दाऊद ने कहा था। पर उसका बदला अभी अधूरा था। आखिरकार 1986 में दाऊद ने करीम लाला के सगे भाई अब्दुल रहीम खान को भी बेरहमी से मरवा दिया। अब उसके लिए यह लड़ाई खत्म हो चुकी थी। उसने एक एक करके अपने सभी दुश्मनों को या तो खत्म कर दिया था या उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि वे उसके सामने टिक नहीं सके। धीरे धीरे दाऊद ने अंडरवर्ल्ड पर पूरा कंट्रोल जमा लिया। मुंबई, गुजरात और दमन में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ड्रग्स, सिल्वर और गोल्ड की स्मगलिंग पर उसका राज हो गया। इस नेटवर्क से वह हर साल करोड़ों की कमाई करने लगा। इसी बीच 1986 में दाऊद ने मुंबई की ही एक लड़की जुबीना जरीन उर्फ महजबीन से शादी कर ली। उसकी जिंदगी अब जुर्म से भी आगे बढ़ रही थी। अब वो शादीशुदा था, लेकिन उसका मन अब भी ताकत, पैसे और ग्लैमर के पीछे भाग रहा था। दाऊद का क्रिकेट के प्रति प्यार किसी से छुपा नहीं था। वह सिर्फ देखने वाला फैन नहीं था, बल्कि सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग जैसे गंदे खेलों में भी उसकी गहरी पकड़ थी। वीआईपी स्टैंड में उसे अक्सर देखा जाता था, लेकिन एक बार जो हुआ उसने सबका ध्यान खींचा। 1986 में शारजाह में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच था। दाऊद अभिनेता महमूद के साथ भारतीय ड्रेसिंग रूम में जा पहुंचा। वहां उसने खिलाड़ियों के सामने खुद को एक बड़ा कारोबारी बताकर कहा, अगर इंडिया ये फाइनल जीतता है तो हर प्लेयर को एक एक टोयोटा कोरोला गिफ्ट करूंगा। पर तभी कपिल देव प्रेस कॉन्फ्रेंस से लौटे और गुस्से में बोले, ये आदमी कौन है, इसे अभी यहां से बाहर निकालो। दाऊद को शर्मिंदगी के साथ ड्रेसिंग रूम छोड़ना पड़ा। बाद में यह घटना शारजाह ड्रेसिंग रूम स्कैंडल के नाम से मशहूर हुई। उसी वक्त के आसपास दाऊद का दखल बॉलीवुड में भी बढ़ने लगा। प्रोडक्शन हाउस में पैसा लगाकर वह अपने पसंदीदा कलाकारों को कास्ट करवाता था। जो फिल्म मेकर या एक्टर उसका हुक्म नहीं मानते, उन्हें धमकाया जाता या हफ्ता वसूला जाता। कुछ को तो गोली भी मारी गई, जिससे बाकी लोगों में उसका डर और भी गहरा हो गया। इस दौरान उसका नाम बॉलीवुड की कई हसीनाओं से भी जुड़ने लगा।
लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी को लॉन्च किया गया। नीली आंखों वाली इस हीरोइन से दाऊद इतना प्रभावित हुआ कि उसके साथ अफेयर की अफवाहें उड़ने लगी। शुरुआत में ये बातें दबा दी गईं, लेकिन कुछ साल बाद दुबई के एक स्टेडियम से दोनों की तस्वीरें सामने आईं। दोनों एक साथ बेहद करीब बैठकर मैच देख रहे थे। इसके बाद मीडिया ने मंदाकिनी को दाऊद की गर्लफ्रेंड कहना शुरू कर दिया। 1986 तक दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक ऐसा नाम बन चुका था जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था, ना मुंबई पुलिस, ना दुश्मन गैंग और ना ही बॉलीवुड। उसी दौर में दाऊद इब्राहिम के पीछे कानून की पकड़ तेज होने लगी थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर एस सोमन ने उसके खिलाफ एक के बाद एक वारंट जारी करवाए और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी गई। मर्डर, स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, हर तरफ से केसों का पहाड़ दाऊद पर टूटने लगा। उसे खुद भी एहसास हो गया था कि अब मुंबई में उसका रहना मुश्किल होता जा रहा है। उसने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो भारत छोड़ दे। एक रात जब क्राइम ब्रांच की टीम डी कंपनी के ठिकाने पर छापा मारने पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर से हुई मुखबिरी के चलते दाऊद कुछ घंटों पहले ही देश छोड़कर दुबई भाग निकला था। अब वो दुबई से बैठकर न सिर्फ मुंबई को ऑपरेट कर रहा था, बल्कि धीरे धीरे उसने दूसरे देशों में भी अपना नेटवर्क फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त डी कंपनी में दाऊद के लिए छोटा राजन, मोहन कोटियन, गुरु सताम, छोटा शकील और शरद शेट्टी जैसे कई बड़े नाम काम कर रहे थे। दाऊद का रुतबा कंपनी में सबसे ऊपर था और छोटा राजन दूसरे नंबर पर माना जाता था। लेकिन छोटा शकील को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो खुद दाऊद का सबसे करीबी बनना चाहता था, इसलिए उसने शरद शेट्टी और सौत्या के साथ मिलकर अक्सर दाऊद के कान भरने शुरू कर दिए। शुरुआत में दाऊद ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन समय के साथ असर होने लगा। 1992 तक सब कुछ संभला हुआ लग रहा था, लेकिन तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने आग में घी डाल दिया। अरुण गवली गैंग ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर की हत्या कर दी। दाऊद के लिए यह एक और निजी झटका था। उसने अपने जीजा की हत्या का बदला लेने का जिम्मा छोटा राजन को सौंपा। टारगेट थे शैलेश हल्दांकर और विपिन शौर्य, जो फिलहाल जे. हॉस्पिटल में सख्त सुरक्षा में भर्ती थे। राजन लगातार प्लानिंग में लगा था, लेकिन सुरक्षा इतनी टाइट थी कि काम में देर हो रही थी। दाऊद के सब्र का पैमाना अब छलक चुका था। उसने ये काम छोटा राजन से छीनकर छोटा शकील को सौंप दिया। 12 नवंबर 1992 को छोटा शकील के शूटरों ने जे हॉस्पिटल में धावा बोल दिया। करीब 500 राउंड गोलियां चली और शैलेश हल्दांकर को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया गया। विपिन शौर्य उस वक्त दूसरे वार्ड में था, इसलिए उसकी जान बच गई, लेकिन इस गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए। यह घटना दाऊद और राजन के रिश्ते में एक गहरी दरार छोड़ गई। छोटा राजन को अब समझ में आने लगा था कि दाऊद उस पर भरोसा कम करता जा रहा है। कुछ समय बाद दुबई की एक पार्टी में शरद शेट्टी ने दाऊद से सीधा कह दिया, भाई, छोटा राजन अब अपनी टीम बना रहा है, कल को वही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। इस बात ने दाऊद के मन में शक को पक्का कर दिया। उसने राजन को डी कंपनी की अहम मीटिंग्स और प्लानिंग से दूर रखना शुरू कर दिया। और तभी 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में वो हुआ जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। कार सेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया और उसके बाद पूरे देश में दंगे भड़क उठे। मुंबई भी इससे अछूती नहीं रही। हर गली में आग, खून और नफरत फैल गई। इसी माहौल में टाइगर मेमन, मोहम्मद दोसा और दाऊद इब्राहिम ने बदले की भावना से एक बड़ा प्लान बनाना शुरू कर दिया। ऐसा प्लान जो पूरे भारत को हिला दे। इस मौके का फायदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भी उठाया। उन्होंने इस आतंकी मिशन में दाऊद, उसके भाई अनीस इब्राहिम, मोहम्मद दोसा और टाइगर मेमन को साथ मिलाकर एक बेहद खतरनाक साजिश रच डाली। लेकिन दाऊद ने इस प्लान की पूरी जानकारी अपने राइट हैंड रहे छोटा राजन से छुपा कर रखी। शायद उसे अंदेशा था कि राजन इस कदम का विरोध करेगा, या शायद अब दाऊद को किसी पर भरोसा नहीं रहा था। जनवरी 1993 में जब पूरे देश का ध्यान अयोध्या के बाद के तनाव और दंगों पर था, तब पाकिस्तान की ISI ने भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया था। इस ऑपरेशन के लिए कराची से भारी मात्रा में RDX, राइफल्स और ग्रेनेड्स के कई कंसाइनमेंट गुजरात भेजे गए, जिन्हें मुंबई तक पहुंचाने की जिम्मेदारी
दाऊद इब्राहिम ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी अबू सलेम को दी थी। और फिर आया 12 मार्च 1993 का वो दिन जिसने मुंबई की रफ्तार को थाम दिया। महज 2 घंटे 10 मिनट के अंदर शहर के अलग अलग हिस्सों में 12 जोरदार धमाके हुए और हर धमाके के साथ चीखें, तबाही और लाशों का ढेर बिछता चला गया। कुल 257 लोगों की जान चली गई और 700 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह अब तक का भारत का सबसे भयावह और संगठित आतंकी हमला था और इसकी प्लानिंग में दाऊद इब्राहिम की भूमिका बेहद अहम थी। हालांकि इस हमले के बाद कई आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दाऊद पहले ही दुबई से पाकिस्तान भाग चुका था और वहां पाकिस्तान सरकार ने उसे न केवल पनाह दी बल्कि सुरक्षा भी मुहैया कराई। ऐसा सुरक्षा कवच जिसे कोई इंटरपोल, कोई रॉ, कोई सीबीआई भेद नहीं पाई। पाकिस्तान पहुंचने के बाद भी दाऊद इब्राहिम की क्राइम की दुनिया पर पकड़ ढीली नहीं पड़ी। वहां बैठकर भी वो मुंबई की गलियों में डर और खौफ का नेटवर्क ऑपरेट करता रहा। बॉलीवुड में उसका सिक्का पहले जैसा ही चलता रहा। कई बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स उसके नाम से कांपते थे। उसकी पहुंच ऐसी थी कि वो यह तय करता था कि किस फिल्म में कौन एक्ट्रेस कास्ट होगी और कौन नहीं। और अगर उसकी बात नहीं मानी जाती तो अंजाम सिर्फ डर नहीं बल्कि मौत भी हो सकता था। एक्ट्रेस मंदाकिनी के साथ दाऊद के अफेयर की चर्चा पहले ही जोरों पर थी, लेकिन इसके बाद उसका नाम अनीता अय्यूब, जैस्मीन धुन्ना और महविश हयात जैसी महिलाओं से भी जोड़ा गया। अनीता अय्यूब को लेकर तो दाऊद की दीवानगी कुछ ज्यादा ही थी। जब फिल्म मेकर जावेद सिद्दीकी ने उसकी बात न मानते हुए अनीता को अपनी फिल्म में कास्ट नहीं किया तो साल 1995 में जावेद की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। और यह सब यही नहीं रुका। साल 1997 में देश के सबसे बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर और टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार को भी जान गंवानी पड़ी। गुलशन कुमार से अबू सलेम हर महीने 5 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा था, लेकिन गुलशन कुमार ने इन धमकियों के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था, पैसा इन्हें देने से अच्छा है मैं माता वैष्णो देवी के भंडारे में दान कर दूंगा। और फिर एक सुबह मंदिर के बाहर उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। देश से बाहर बैठा दाऊद सिर्फ एक्सटॉर्शन नहीं कर रहा था बल्कि फिल्में फाइनेंस भी कर रहा था। साल 2001 में आई फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके को लेकर दावा किया गया कि इसकी फंडिंग दाऊद के गुर्गे छोटा शकील ने की थी। जांच में फिल्म के प्रोड्यूसर नजीम रिवी और फाइनेंसर भरत शाह के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते सामने आए। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही दिसंबर 2000 में दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस वक्त तक बॉलीवुड का दाऊद से रिश्ता कोई राज नहीं रह गया था। उसका नाम फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नामों से खुलकर जुड़ने लगा था। 1993 के धमाकों के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कई नाम सामने आए। इन्हीं में से एक था संजय दत्त का। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने दाऊद के गुर्गों से हथियार लिए और उन्हें अपने घर में छिपा कर रखा। इस मामले में उन्हें टाड़ा के तहत गिरफ्तार किया गया और जेल भी जाना पड़ा। उसी दौर में पुलिस की नजरें भी अब दाऊद इब्राहिम के ऊपर टिकने लगी थी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर एस सोमन ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी किए और पूरे महकमे को दाऊद पर शिकंजा कसने की खुली छूट दे दी। उस पर हत्या, स्मगलिंग और जबरन वसूली जैसे कई संगीन आरोप थे। दाऊद को अंदाजा हो गया था कि अब मुंबई में उसकी जमीन खिसक रही है, इसलिए उसने अपने खास लोगों और परिवार के साथ चुपचाप भारत छोड़ने की तैयारी कर ली। एक रात जब क्राइम ब्रांच की टीम ने डी कंपनी के अड्डे पर छापा मारा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंदर से ही किसी ने मुखबिरी कर दी थी और दाऊद इब्राहिम फरार हो चुका था। उसने गुपचुप तरीके से देश छोड़ दिया और दुबई पहुंच गया। वहीं से अब वो मुंबई को अपने इशारों पर नचा रहा था। न सिर्फ मुंबई बल्कि उसने पाकिस्तान, यूएई और अफ्रीकी देशों तक अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। उस वक्त डी कंपनी में छोटा राजन उसका सबसे करीबी साथी था, लेकिन राजन की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता से छोटा शकील जलने लगा था। शकील और शरद शेट्टी जैसे लोग अक्सर दाऊद के कान भरते रहते, भाई ये राजन तो अपनी खुद की टीम बना रहा है, एक दिन ये आपको ही धोखा दे देगा। इसी बीच साल 1992 में दाऊद को अपनी बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर की हत्या की खबर मिली। ये काम अरुण गवली गैंग ने किया था। गुस्से से भरा दाऊद अब पूरी तरह से बदला लेने की ठान चुका था। उसने अपने पुराने साथी छोटा राजन को 2 टारगेट दिए, शैलेश हल्दांकर और विपिन शौर्य।
दोनों हमलावर जेड जॉर्ज अस्पताल में भर्ती थे। राजन को इस मिशन में वक्त लग रहा था। दाऊद के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने छोटा शकील को नया जिम्मा सौंपा। 12 नवंबर 1992 को शकील के शूटरों ने जेड जॉर्ज अस्पताल में धावा बोल दिया। चारों ओर गोलियों की बारिश हुई। शैलेश हल्दांकर वहीं ढेर हो गया, लेकिन विपिन किसी और वार्ड में था, इसलिए बच गया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए। यही वो मोड़ था जहां से राजन और दाऊद की राहें अलग हो गईं। अब वो सिर्फ दुश्मन नहीं, खून के प्यासे बन चुके थे। दाऊद धीरे धीरे राजन को अपनी मीटिंग्स और प्लानिंग्स से दूर करने लगा। और फिर आया 6 दिसंबर 1992, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। देश भर में दंगे भड़क उठे और मुंबई भी इसकी चपेट में आ गई। इसी मौके का फायदा उठाकर टाइगर मेमन और मोहम्मद दोसा के साथ मिलकर दाऊद ने मुंबई को दहलाने की प्लानिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भी हाथ मिलाया। लेकिन इस पूरे मिशन में दाऊद ने छोटा राजन को एक शब्द तक नहीं बताया। जनवरी 1993 में ISI ने हथियारों और RDX के कुछ कंसाइनमेंट्स गुजरात भेजे, जिन्हें अब्बू सलेम ने मुंबई तक पहुंचाया। और फिर 12 मार्च 1993 को महज 2 घंटे 10 मिनट के भीतर मुंबई में 12 सिलसिलेवार धमाके हुए। 257 लोगों की जान गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। देश के इतिहास में यह सबसे खतरनाक आतंकी हमला था, जिसकी जड़ में बैठा था दाऊद इब्राहिम। दाऊद अब दुबई से भागकर पाकिस्तान में छुप चुका था, ISI और पाक आर्मी की हिफाजत में। बॉलीवुड भी उसकी पहुंच से अछूता नहीं रहा। एक्ट्रेस मंदाकिनी के बाद उसके अफेयर की खबरें अनीता अय्यूब, जैस्मीन धुन्ना और महविश हयात के साथ भी सामने आई। जब एक डायरेक्टर ने अनीता को फिल्म में लेने से मना किया तो 1995 में उसकी हत्या कर दी गई। साल 1997 में अब्बू सलेम ने मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर गुलशन कुमार की हत्या कर दी, क्योंकि गुलशन कुमार ने हर महीने 5 लाख की मांग को ठुकराते हुए कहा था, इससे बेहतर तो मैं माता वैष्णो देवी के भंडारे में दान कर दूंगा। दाऊद का बॉलीवुड फंडिंग से नाता बरकरार रहा। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके की फंडिंग को लेकर आरोप लगे कि इसे छोटा शकील ने फाइनेंस किया था। फिल्म रिलीज से पहले ही भरत शाह और नजीम रिवी को अंडरवर्ल्ड लिंक के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान अनिल कपूर को भारत पाकिस्तान के एक मैच में दाऊद के साथ देखा गया। आशिक कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में उससे 2 मुलाकातों का जिक्र किया और अनु मलिक ने तो दाऊद के लिए गाना तक बना डाला। छोटा राजन अब दाऊद से अलग हो चुका था। साल 2000 में बैंकॉक में उस पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन वह बच गया। भारत ने 2005 में उसकी बेटी महरूक की शादी के रिसेप्शन पर दाऊद को पकड़ने की कोशिश की। ऑपरेशन की जिम्मेदारी अजीत डोभाल को दी गई, लेकिन मुंबई पुलिस की गड़बड़ी से पूरा प्लान फेल हो गया और दाऊद एक बार फिर बच निकला। साल 1999 में एक दिन ACP अंबादास पोटे को एक कॉल रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें छोटा शकील और एक सेशंस जज के बीच पैसे के बदले शूटर्स को रिहा करने की बात हो रही थी। केस चला, लेकिन कोर्ट ने टेप को कानूनी सबूत नहीं माना और जज बरी हो गया। दाऊद का नाम सिर्फ 90 के धमाकों में ही नहीं, बल्कि 2008 के 26/11 मुंबई हमलों में भी सामने आया, जिसमें उसने आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। ओसामा बिन लादेन और अयमान अल जवाहिरी जैसे आतंकियों से भी उसके संबंध थे। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका दोनों ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। उसके सिर पर करोड़ों का इनाम है। वो आज भी मैच फिक्सिंग, क्रिकेट सट्टेबाजी और टेरर फंडिंग जैसे धंधों में लिप्त है। 2013 की IPL स्पॉट फिक्सिंग में भी डी कंपनी का नाम सामने आया। साल 2015 में फोर्ब्स ने उसकी संपत्ति $6.7 बिलियन बताई। ब्रिटेन, मिडिल ईस्ट और यूरोप में उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। भारत सरकार ने 2017 और 2020 में उसकी कई संपत्तियां नीलाम की। दाऊद इब्राहिम के पास आज 14 देशों के पासपोर्ट हैं। वो लगातार अपना नाम, पहचान और चेहरा बदलता रहा है। सर्जरी तक करवा चुका है। डी कंपनी आज सिर्फ एक गैंग नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट बन चुकी है, जो बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों को भी पैसा देता है। अब दाऊद करीब 70 साल का हो चला है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी आज भी एक अधूरी कहानी की तरह बाकी है। क्या दाऊद इब्राहिम को कभी इंसाफ का सामना करना पड़ेगा, या वो हमेशा की तरह अंधेरे में गायब रहेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।